वजीर आजम ने बेंगलुरु में जदीद तरीन बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का किया इफ्तिताह। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की तकरीब में शाम 6 बजे करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना प्रोग्राम में जज्बाती हुए पीएम मोदी। कहा कि काश मैं बचपन में ऐसे घर में ही रहता। तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के 8 तरक्याती मंसूबों का रखा संगे बुनियाद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 670 करोड़ रुपए की लागत पर मबनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 35 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हुकूमत सरहदी इलाकों की तरक्की के लिए है पुरअज़्म। श्री राम मंदिर में आज यज्ञ अग्नि कुंड किया गया कायम। खुसूसी वैदिक तरीके से अग्नि जलाई गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 12 तारीख को तकरीब की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अयोध्या धाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में सील शुदा बाथरूम की कल सुबह 9 बजे से की जाएगी सफाई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों फरीक की मौजूदगी में अंजाम देंगी सफाई का काम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नए जदीद तरीन बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का इफ्तिताह किया। काबिल जिक्र है कि 1600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी पर मबनी 43 एकड़ पर मुहित ये कैंपस अमेरिका से बाहर बोइंग की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। वज़ीर आज़म मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने वहां दस्तयाब सहूलियात और कामकाज के बारे में मालूमात हासिल की। नया कैंपस आलमी एरोस्पेस और दिफाई सनत के लिए अगली नस्ल को मसनूआत देने में हर मुमकिन मदद करेगा। और कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हवाबाजी के शोबे में मुल्की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। वज़ीर आज़म ने बेंगलुरु में बोइंग के नए कैंपस को मेक इन इंडिया की मुनफरिद मिसाल करार देते हुए कहा कि ये मरकज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आलमी एविएशन मार्केट को नई ताकत देगा। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को एविएशन और एरोस्पेस के शोबे में ज्यादा से ज्यादा मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की ख़वातीन इस शोबे में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भी इस सिमत में एक अहम पहल करार दिया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से 15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता दहाई में भारत की एविएशन मार्केट पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज इस शोबे में तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज इस शोबे में जो जोशो खरोश दिखाई दे रहा है उसकी वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ बदलते हुए नजरियात हैं। आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन
10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए पर मबनी 8 अमृत योजना 2.0 का संग बुनियाद रखा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया कि सोलापुर के हजारों गरीबों और मजदूर साथियों के लिए जो अज़्म उन्होंने किया था वो आज मुकम्मल हो रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने महाराष्ट्र में PMAY अर्बन के तहत तामीरशुदा 90,000 से ज्यादा मकान मुस्तफिदीन को सौंपे और इसके अलावा उन्होंने सोलापुर की रायनगर हाउसिंग सोसाइटी को 15,000 घर सौंपे। इन मुस्तफिदीन में हजारों हैंडलूम वर्कर्स, वेंडर्स, पावरलूम वर्कर्स, कचरा बिनने वाले, बीड़ी वर्कर्स, ड्राइवर और दीगर लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र में PM आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी सोसाइटी के इफ्तिताह के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने बचपन को याद करते हुए काफी जज्बाती हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जब हजारों कुनबों के ख्वाब पूरे होते हैं तो ये उनका सबसे बड़ा असासा बन जाता है। आज PM आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महाराष्ट्र में 10,000 मुस्तफिदीन को पहली और दूसरी किस्त तकसीम करने का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में अरसा दराज से गुर्बत हटाओ के नारे लगते रहे हैं, लेकिन गुर्बत खत्म नहीं हुई। गरीबों के नाम पर स्कीमें तो तैयार होती थी, लेकिन गरीबों को इनका फायदा नहीं मिलता था। उनके हक का पैसा बिचौलिया लूट लेते थे और साबका हुकूमतों की पॉलिसियां, नीति और वफादारियां कटहरे में थी। दो प्रकार के विचार रहते हैं। एक राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर। हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक। हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मुस्तफिदीन PM विश्वकर्मा मंसूबे का भी फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा साथियों की जिंदगियों को बदलने के लिए PM विश्वकर्मा स्कीम को तैयार किया गया है और स्कीम के तहत तरबियत देने के साथ साथ जदीद आलात भी फराहम किए जा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आधुनिक उपकरण दिया जा रहा है। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए इन्हें बैंकों से बिना गारंटी दिए
लाखों रुपए का ऋण भी मिल रहा है। इसलिए मैं सोलापुर के सभी विश्वकर्मा साथियों से कहूंगा, इस योजना से आप भी तेजी से जुड़िए। आजकल तो विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले पहुंच रही है। इसमें मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इसमें आप पीएम विश्वकर्मा सहित सरकार की हर योजना से जुड़ सकते हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मुकाबले तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में होंगे। 19 से 31 जनवरी तक चलने वाले इन गेम्स का इफ्तिताह वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। जनूबी भारत में पहली बार मुनक़िद होने वाले इन खेलों में 5,600 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए तैयार होंगे। इन गेम्स में पहली बार स्क्वैश के खेल को शामिल किया गया है, जबकि सिमलम के खेल को डेमो की शक्ल में पेश किया जाएगा। ताहम इन खेलों में हरियाणा और महाराष्ट्र का दबदबा बरकरार है। पिछली बार मध्य प्रदेश में मुनक़िद इन खेलों में महाराष्ट्र ने मजमूई तौर पर 161 तमगों के साथ टॉप पोजीशन हासिल की थी। हार और जीत से बढ़कर ये खेल नौजवान खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हुए हैं, जो न सिर्फ खेलों में अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं, बल्कि वो फायदा भी उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजू खाने के हौज में मौजूद मछलियों के मरने की वजह से सील किए गए ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में पानी के हौज की सफाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बारे में जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि दोनों फरीकैन ने 20 जनवरी को हौज की सफाई पर इत्तेफाक किया है। नीज ये फैसला किया गया है कि सफाई सुबह 9 बजे से शुरू की जाएगी और दोनों फरीक के 2-2 लोग मौजूद होंगे। सफाई का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाराणसी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे मुल्क के मंदिरों और मजहबी मकामात पर स्वच्छता मुहिम जारी है और इसी सिमत में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दिल्ली के खान मार्केट इलाके में वाक़ श्री गोपाल मंदिर में स्वच्छ तीर्थ अभियान में शिरकत की और मंदिर की सफाई की। उन्होंने मंदिर में पूजा भी की। इस मौके पर पीयूष गोयल ने मुल्क के तमाम शहरियों से मजहबी मकामात को साफ सुथरा रखने का अहद लेने की अपील की। 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थली पर अपने सही स्थान पर विराजमान होंगे। मैं 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूं इस शुभ अवसर पर और आइए 22 तारीख को हम सब मिलके प्रभु श्री राम का स्वागत करें, हर्ष और उल्लास के साथ करें, देश भर में करें, अपने अपने स्थान पे करें, पर साथ ही साथ हर तीर्थ स्थल को स्वच्छ रखने का भी संकल्प लेके यहाँ से अपने अपने काम पे निकलें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ से मुल्क की 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लिए 670 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 35 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। ये मंसूबे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत सरहदी इलाकों को मुल्क के मरकजी धारे का हिस्सा समझती है और हुकूमत इन इलाकों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों ने सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी है। श्री सिंह ने कहा कि हुकूमत सरहदी इलाकों में आलमी मयार का बुनियादी ढांचा बना रही है ताकि सरहद पर रहने वाला हर शख्स खुद को महफूज और मुल्क से जुड़ा हुआ महसूस करे। भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने IIT हैदराबाद में मुनक़िद एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की असल तवज्जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुल्क की GDP की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। We need to make India a manufacturing hub and make it to contribute at least 25% of the GDP.
We're now the fifth largest economy in the world. We'll soon become the third largest economy, and we have set the target to become the $5 trillion economy. For all these to become a reality, the government has focused on augmenting the manufacturing sector. Make in India, Invest in India, PLI schemes, FDI liberalization, all these are important policy changes that our government has undertaken. लोकसभा से मुअत्तल की गई टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने आज अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया और स्टेट डायरेक्टोरेट के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए उन्हें सरकारी रिहाइश का खाली करने को कहा गया था। आज स्टेट डायरेक्टोरेट की टीम ने कार्रवाई करते हुए मोइत्रा का बंगला खाली कराने की कार्रवाई अंजाम दी। एनडीआरएफ हर साल 19 जनवरी को अपना यौम तासीस मनाता है। 2024 में एनडीआरएफ अपना 19वां यौम तासीस मना रहा है। एनडीआरएफ बटालियन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ हैं और हजारों एनडीआरएफ अहलकार एक महफूज मुल्क की तामीर के लिए काम करते हैं। राजधानी दिल्ली में यौम तासीस की तकरीबात के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीआरएफ ने अपनी बेलौस खिदमात और आफात से निमटने में बेमिसाल पेशावराना महारत से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अच्छा नाम और शोहरत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अब तक एनडीआरएफ ने मुल्क और बैरून मुल्क अपनी मौसर कार्रवाइयों के जरिए लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अपने देश के किसी भी कोने, उत्तर पूर्वी प्रांतों से लेकर कच्छ की खाड़ी और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा आती है तो एनडीआरएफ के बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ एंजल्स इन ऑरेंज बनकर नजर आते हैं। ये आपदाओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि आज यह बल विश्व भर में भारतवर्ष की मूल विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करते हुए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर एक विशेष पहचान बना चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एनडीआरएफ के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में बचाव कामों में मसरूफ एनडीआरएफ अहलकारों की कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के यौम तासीस पर एक्स पर लिखा कि मैं एनडीआरएफ के यौम तासीस के मौके पर इसके तमाम बहादुर अरकान की तारीफ करता हूं। इंतहाई मुश्किल हंगामी हालात में उनकी बेमिसाल बहादुरी और अनथक कोशिशें बहादुरी के हकीकी जज्बे की अक्कासी करती हैं। वो लोगों की तवक्कात के ऐन मुताबिक राहत पहुंचाने के लिए आफात के दरमियान जाने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने न सिर्फ जानें बचाई बल्कि इंसानियत की बेहतरीन मिसाल भी कायम की। आफात के रद्द-ए-अमल और लचीलेपन के तई उनका काबिल सताइश अज़्म है। बिल्किस बानो केस के मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने मुजरिमीन को सरेंडर करने के लिए मजीद मोहलत देने से इनकार कर दिया है। 8 जनवरी को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम 11 मुजरिमों को 4 हफ्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी करने को कहा था, जिसकी मुद्दत इतवार को खत्म हो रही है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी स्वच्छ तीर्थ अभियान का हिस्सा बन गए। उन्होंने दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में मंदिर मार्ग पर वाक़े कदीम भगवान वाल्मीकि मंदिर में श्रमदान किया।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत की बहाली को चैलेंज करने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार अशोक पांडे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। अदालत ने दरख्वास्त को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ऐसी दरख्वास्तें दायर करना अदालत के वक्त का जिया है। काबिल जिक्र है कि अर्जी गुजार ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन को मंसूख करने का मुतालबा किया था। पांडे ने कहा कि उनकी रुकनियत उस वक्त तक बहाल नहीं की जा सकती जब तक कि मुलजिम मुजरिमाना मामले में बरी नहीं हो जाते हैं। तो वहीं राहुल गांधी हतक इज्जत के मुकदमे में अभी तक बरी नहीं हुए हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल करने का रास्ता साफ हो गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और आज बड़ी रस्म का चौथा दिन है, जिसका आगाज गणेश पूजा से हुआ है, जिसमें मंदिर के अहाते में अरणी मंथन के जरिए आग रोशन की गई। अब बहुत सी रसूमात भी अदा की जा रही हैं और इससे पहले रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में लाया गया और भगवान श्री राम के जल अधिवास और गंध अधिवास की रस्म भी अदा की गई। मजमूई तौर पर इस वक्त पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है। सोलह जनवरी से अयोध्या में शुरू हुए 7 दिनों के विशेष अनुष्ठान का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी आज कई प्रकार के विशेष अनुष्ठानों को पूरा किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 20 प्रकार के संस्कारों को आज एक तरीके से पूरा करने की प्रक्रिया चलेगी। आज चौथे दिन विशेष अनुष्ठान के तहत अरणी मंत्र के माध्यम से अग्नि को वेदी तक स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में विशेष तौर पर वहां पे 2 मंडप बनाए गए हैं, जिनके बीच में 9 बड़ी वेदियां बनाई गई हैं, जिसपे महायज्ञ होगा और इस महायज्ञ में नवग्रह शांति के लिए विशेष प्रकार की आहुतियां डाली जाएंगी। उसके माध्यम से उसको एक तरीके से ग्रहों की शांति की पूरी व्यवस्था की प्रक्रिया जो आज संस्कारों में निमित्त है, उसका काम आज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बीते कल यानी कि तीसरे दिन अनुष्ठान को जो अधिवास का प्रक्रिया शुरू हुई थी विशेष प्रकार के, उसमें कई प्रकार के अधिवास आज भी किए जाएंगे, जिसमें शुद्धिकरण के बाद की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा। काशी के विशेष विद्वानों के साथ साथ कुल 121 जो विद्वान हैं, वो इस प्रकार के जो आचार्य हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं और उनके माध्यम से ये विशेष प्रकार के 7 दिन का अनुष्ठान चल रहा है। ट्रस्ट की ओर से नियुक्त किए गए यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हम जानते हैं भगवान श्री राम की प्रतिमा उस मंडप तक, मंच तक पहुंच चुकी है कल ही, जहां पर उसको स्थापित होकर प्राण प्रतिष्ठा होना है। अब सबको इंतजार 22 जनवरी का है, जिसके बाद सबको रामलला के दर्शन हो पाएंगे। कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। और अयोध्या में श्री राम लल्ला की आमद की खुशी में राधा कृष्ण का शहर वृंदावन पूरी तरह से राम के रंगों में डूबा हुआ है। जहां मथुरा की दुकानों पर राम का झंडा लहरा रहा है, तो वहीं यहाँ राधा कृष्ण और सीता राम को खुशामदीद की तैयारियां भी की जा रही हैं। हमारे नामानिगार अजय मिश्रा की एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। वृंदावन राधा रानी का शहर इन दिनों राम रंग में रंग गया है। 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से कब्ल मुख्तलिफ जगहों पर वृंदावन में इस्तकबाल के बैनर सजाए गए हैं। मथुरा के बाजारों में श्री राम नाम के झंडे लहरा रहे हैं। श्री कृष्ण की जय पैदाइश भगवान श्री राम लल्ला के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मथुरा में गजब का उत्साह है। दोनों ही पुरियां मोक्षदायिनी हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की जन्मभूमि में बहुत गहरा संबंध है। श्री राम के सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न ने ये मथुरा पुरी बसाई और भगवान कृष्ण की ससुराल अयोध्या है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर अखंड वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर भागवत भवन मेरे पीछे आप जो देख रहे होंगे, वहां पर जो श्री राधा कृष्ण की मूर्ति है वो 22 जनवरी को श्री राम और श्री सीता के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। दुकानों पे ध्वज लहराने शुरू हो गए हैं। श्री राम के जो भंडारे हैं उसकी तैयारियां की जा रही हैं और 22 तारीख का सभी को इंतजार है
जब भगवान श्री राम यहाँ पर पधारेंगे। और विशेष तौर पर मथुरा के व्यंजन, मथुरा के लड्डू, मथुरा की मिठाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में, और अयोध्या के लिए भी मथुरा से लड्डू बना करके भेजे जा चुके हैं। जैसे ही आप वृंदावन में दाखिल होंगे, आपको भगवान श्री रामानंदाचार्य का दरवाजा मिलेगा, जो माशरे में हम आहंगी की एक अजीम अलामत है। वाज़े तौर पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्म। आज भी भगवान श्री राम वृंदावन के कई मंदिरों में लोगों के दिलों में बसते हैं। यही वजह है कि सख्त सर्दी में भी गुरुकुल के तलबा अपने दिन का आगाज श्री राम नाम, स्तुति और आरती से करते हैं। राम और कृष्ण दोनों ब्रह्मा के कामिल अवतार होने की वजह से वृंदावन की संत बिरादरी में जबरदस्त जोश खरोश का माहौल है। हम लोगों के हृदय में जो प्रसन्नता, जो आनंद, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। 500 वर्षों से भी अधिक संघर्ष किया हिंदू समाज ने। भगवान राम ने जहाँ जन्म लिया वो जगह सर्वविदित है, अयोध्या है और सरजू का किनारा है। मथुरा की दुकानों पर श्री राम के नाम के झंडे लहराए गए हैं और यहाँ से बनाए गए खुसूसी लड्डू भगवान श्री राम लल्ला के लिए अयोध्या धाम भेजे गए हैं। भव्य उत्सव होगा यहाँ और राधा मतलब कृष्ण स्वरूप देंगे, राम और सीता के रूप में यहाँ मूर्तियों को सजाया जाएगा और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। और कारोबारियों का क्या इंतजाम है? कारोबारियाँ बड़े खुश हैं, अपने आप तैयारी कर रहे हैं। भंडारा भी करेंगे 22 तारीख को और राम जी के उसमें सारे लोग खुश हैं, सभी लोग। कि राम नाम लड्डू और गोपाल नाम खीर, कहते हैं ऐसा कि ठाकुर मेरा खीर का भोग लगाता है और खीर देवों को प्रिय होती है। यहाँ की जमुना नदी भी श्री राम लल्ला की आमद की खुशी में बेइंतहा पुरजोश नजर आ रही है। और क्यों नहीं, श्री राम भगवान सूर्य के सिलसिले में आने वाले हैं और वो खुद सूर्य की बेटी है। श्री मथुरा वृंदावन धाम से अजय मिश्रा, DD न्यूज की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।